बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन और हुकूमत इस वक्त किस किस्म की सियासत कर रही हैं। क्या हुकूमत तमाम वो काम कर रही है जिसका मैंडेट अवाम ने उनको दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ अपोजिशन में खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ साहिबा का आज का बयान, एक मीडिया से उनकी टॉक थी, उसका भी जिक्र करेंगे, जिसमें उन्होंने PDM के हवाले से बातचीत की और उन्होंने कहा कि दो नहीं, एक PDM है और एक ही PDM है जिसने आगे चलना है, और PDM में किसी भी किस्म का कोई मसला या दरार नहीं है, और इस पर मजीद बहस नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा है या नहीं है। और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए PDM किस हद तक एक्टिव है, मुतहर्रिक है, और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अवाम किस हद तक एक्टिव है और मुतहर्रिक है, ये भी आज हम मौज़ू बहस लेकर आएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जानते हैं अपने मेहमानों से सूरत हाल है क्या, ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, कागज़ों में क्या रियलिटी है, क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो रियलिटी भी हैं या सिर्फ ख़त किताबत से ही उनका ताल्लुक है। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें अमजद अली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो अमजद साहब। सर, सवालात आज आपसे बहुत सारे करने हैं, और आज मैंने कोशिश करनी है कि सारे आपसे अवामी सवालात किए जाएँ। सर, सबसे पहले तो अमजद साहब हमें आप ये बताइए कि पॉलिटिकल इशू में बाद में आता हूँ, पहले अवामी इशू पे जाता हूँ। आपने एदाद शुमार ये बड़े अच्छे बताया, एदाद शुमार जितने करंट अकाउंट का सरप्लस होना या वो GDP के ग्राफ का ऊपर जाना, आम शख्स सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता है, बजट भी अब आ रहा है, कि भाई महंगाई का मसला कब हल होना है। हम जब घर से निकलें, बाज़ार में जाएं, सौदा सल्फ लें, हमें ये चीज़ इतने की नहीं इतने की मिल जाए, सस्ती मिल जाए, वो कब होगा, वो दिन कब आएगा, आपकी हुकूमत में आएगा भी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी और आपकी दोनों की ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तानी है, मोहब्बे वतन पाकिस्तानी है, और जो गरीब पाकिस्तानी है, सब मतलब एक ही उनकी सोच है, चाहे वो मिडिल क्लास से है चाहे लोअर मिडिल क्लास से है, तो सबकी एक ही सोच होती है कि जी हमारी मुश्किलें आसान हो, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, आपको खुद अपने बारे में ये सोचना चाहिए। देखें, आज अगर मैं सिर्फ एक बात करूंगा, फिर आप उसे खुद अंदाजा लें कि पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी, जब आपने सवाल किया, मैं पार्टी से हट के बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक। एज ए पाकिस्तानी कौम, अगर आप देखें कि आपने वाटर स्टोरेज कितने बनाए, आपने फिर वाटर स्टोरेज के बाद आपने हाइडल, जो आपकी सस्ती बिजली थी, आपने वो कितने ऐसे मंसूबेबाद पिछले 70 ईयर्स में बनाए ताकि आपको चीप एनर्जी हासिल हो, और आप वो चीप एनर्जी जो है या वो सस्ती बिजली जो है वो लोगों तक पासान करें। तो जवाब क्या आएगा? मनफी। इसलिए कि आपने बैसियत, देखें, आप बड़े बड़े स्टोरेज पे आपस में लड़ पड़े। चाहिए तो ये था कि वो मंसूबाजात जो पाकिस्तानी आवाम के मफाद में है वो बनने चाहिए थे, ना कि हम एक दूसरे पे देखे हर सुबह। अच्छा, एक सेकंड सर, मैं अमजद साहब देखिए, मैं आपसे सवाल मैंने किया था महंगाई के हवाले से, मैं महंगाई पे दोबारा आता हूँ, लेकिन आपने बिजली का जिक्र किया तो मैं बिजली के हवाले से एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ। अब बिजली का आपने जिक्र किया, इस वक्त मौजूदा नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्टफॉल लगभग 4000 मेगावाट पे पहुँचा हुआ है। शहरी इलाकों के अंदर लोड शेडिंग 5 से 7 घंटे है और दही इलाकों में 8 से 10 घंटे है। ये मेरे सामने आज की खबर है, आज की इन्फॉर्मेशन है। मुझे आप ये बताइए कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो आप लोगों ने लिए। प्रीवियस गवर्नमेंट्स को तो आप ब्लेम करते हैं, बिजली की लोड शेडिंग होनी शुरू हो चुकी है, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, किस तरह लोग गुजारा करेंगे सर? इत्तफाक से कल नेशनल असम्बली में, चूंकि ऑपरेशन की वजह से कई दिनों से नेशनल असम्बली नहीं जा सका था, अभी भी मतलब मुश्किल है जाने में, चलने में थोड़ा, लेकिन मैं कल इत्तफाक से पार्लियामेंट हाउस गया तो वहाँ पे इसी के ऊपर डिबेट भी चल रही थी कि कॉल अटेंशन नोटिस था, हमारे अपने अराकीन है उनका था, सब लोग यही। तो देखिए, उस पर जो मिनिस्टर थे हमाद हसन, एक बड़ी कैटेगोरिकली स्टेटमेंट भी दी कि हमारी कैपेसिटी इस वक्त भी 30,000 है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो 24,000 का है, और उस सिस्टम को अपग्रेड, देखें, ओवरनाइट चीजें कभी भी मुर्तजा, जो लाइनिंग है, बिछना है, सिस्टम को अपग्रेड करना है, वो कोई एक दिन में नहीं होता। इवन मेरे मियाँ वाली में बिजली का मतलब काफी सारे मसाइल है। मैंने आज भी सारा दिन फेस्को काम से इसी बात पे जोर देता रहा कि यार बिजली लोड शेडिंग जो है वो कम होनी चाहिए, लोगों को तकलीफ कम से कम हो।
लेकिन आपके पास जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है वो भी इतना बोसीदा है जैसे वो गाड़ी चल रही हो ना। सर मैं आपकी बात समझ गया, लोग ये बात जानते हैं कि सिस्टम बोसीदा है, लेकिन लोग सर ये जानना चाहते हैं कि आपने सिस्टम की बेहतरी के लिए क्या किया। आप आगे बैठे हैं, 3 साल हो गए हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट बजट में भी एक बड़ी ह्यूज रकम रखी गई थी कि इसकी ट्रांसमिशन लाइंस और इसकी अपग्रेडेशन के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लाई गई। और अभी भी आपको पता है इसके ऊपर मुसलसल अगले 4, 5, 6 साल मुसलसल पैसे इस पे खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तभी जाके आपका सिस्टम बेहतर होगा। सर आपको याद होगा, मेरी बात सुनिएगा, आपको याद होगा अब से कुछ ही माह पहले खबर आई थी जिसमें एक बड़ा जो है वो पावर ब्रेकडाउन हुआ था, जिसमें मैपको, हेस्को, फेस्को तमाम को एंगेज कर दिया गया था, सारा बंद हो गया था। तब भी यही बयानात, यही स्टेटमेंट दिए गए थे और तब फाइंडिंग्स में एक बड़ी फाइंडिंग ये निकली थी तमाम लोगों की, सहाफ़ियों की, कि जितने भी MD लेवल के या जिस आपने टॉप नॉच के हेस्को फेस्को के अंदर चीफ्स लगाए हैं वो सारे एडहॉक बेसिस पे हैं। जब एडहॉक का बंदा आएगा सर वो अपने अपने महकमे के अंदर क्या बेहतरी करेगा और किस तरह चीज़ों को, वो लाइनिंग हो या क्लीनिंग हो, मेंटेनेंस हो, पावर जनरेशन हो, किस तरह वो काम करेगा? हमारा स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। आपको पता है अब उसके लिए जो बोर्ड्स बनने थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में अब बोर्ड्स बन गए हैं। अब मैक्सिमम फैसले जो एग्जीक्यूटिव फैसले हैं वो तो करता है CEO करता है, CEO भी अब मेरे ख्याल में मुस्तकिल किए जा रहे हैं, लेकिन बेसिक जो फैसले करते हैं वो बोर्ड्स करते हैं। अगर फेस्को बोर्ड होगा तो वो मैक्सिमम फैसले फेस्को बोर्ड ही करेगा, जो उसके टेक्निकल मेंबर्स हैं, जो उसके वहाँ पे जो जितने भी आपने वहाँ पे दिए होते हैं वो बोर्ड मेंबर ही करते हैं। मैक्सिमम फैसले तो बोर्ड मेंबर्स ही करते हैं। सिर्फ कुछ इख्तियारात हैं जो इमरजेंसी में CEO इस्तेमाल करता है, लेकिन किसी भी कंपनी को इस्तेमाल के लिए बोर्ड ही है। ठीक है, मैं इस पे मज़ीद आता हूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें नवाबज़ादा तैमूर साहब जी। वेलकम टू द प्रोग्राम तालपुर साहब। हम बात कर रहे हैं मौजूदा इस वक्त जो कंडीशन है उसके हवाले से, और बात चल पड़ी थी बिजली और बिजली की शॉर्टेज जो भी है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके हवाले से 4000 मेगावाट का सामना है। हमारे साथ मौजूद है अमजद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनका आपके ऊपर एक एलिगेशन है या प्रीवियस गवर्नमेंट्स के ऊपर उनका एक एलिगेशन है। उनका कहना यह है कि निज़ाम फरसूदा है, बोसीदा है, इन्होंने अपने टेन्योर्स के अंदर वो काम नहीं किए जो इनको करने चाहिए थे। बहुत जल्दी चीज़ें सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ती, उसमें टाइम लगता है। तो बताएंगे आप लोगों के जो टर्म्स रहे हैं उसमें आप लोगों ने इसकी बेहतरी के लिए क्या किया? तालपुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने के लिए। पहली बात तो समझ नहीं आता मुझे कि चले हमने कुछ किया होगा, कुछ नहीं किया होगा, कुछ बेहतर किया होगा, पर हम पे तनकीद कर रहे हैं वो जिन्होंने आके पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। चाहे इन्फ्लेशन हो तो उसको 11% पे ले गए हैं। कर्जों की बात करें तो जिन्होंने कहा था हम 1 रुपया कर्जा नहीं लेंगे पर खुदकुशी कर सकते हैं, उसके एवज में उन्होंने $33 बिलियन के कर्जे ले लिए। 44 ट्रिलियन आपकी एक्सटर्नल डेथ पे पहुंच गई है। एक शख्स पाकिस्तान का 1,75,000 का कर्जी हो गया है और ये बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया। तो ये बातें ज़रा मेरे ख्याल से सूट नहीं करती। ख़ास तौर पे कोई PTI से ये बात करे तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती। मैं समझता हूँ आप किसी भी प्रीवियस गवर्नमेंट को ले लें, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, चाहे क्यों ना वो कोई डिक्टेटर भी आया हो मुशर्रफ जैसा, जो हालात आज हैं वो हालात पहले कभी भी नहीं थे। आप समझते हैं कि आप हमें एक गलत ग्रोथ रेट बता देंगे तो उस पर आवाम खुश हो जाएगी, आपकी बात मान जाएगी या हम आपकी बात मान जाएंगे। हमारे सामने वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि वो आपका रेट 1.5% पे है, IMF कह रहा है कि वो 2% पे है और आप उससे बता रहे हैं कि 4% एंड हायर पे है। तो ये डूबियस फिगर्स देख के काम नहीं। मैं सर इसकी डिटेल में जाता हूँ। वैसे IMF के जो इशारे ऐसे दिए जाते हैं या उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, 80% उनकी रिपोर्ट्स वो नहीं होती बाद में जो वो पहले प्रेडिक्ट करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब आप जो ये कह रहे हैं, जो बिजली शॉर्टफॉल के हवाले से हमने बात शुरू की, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बेसिकली जिसके हवाले से कहना ज़्यादा बेहतर होगा या ज़रूरियात को पूरा करना ज़्यादा बेहतर होगा। आपके कहने के मुताबिक
यकीनन मौजूदा हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है और मौजूदा हुकूमत के कहने के मुताबिक आप लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। ये जो ब्लेम गेम है सर, ये कब हमारे यहाँ ख़त्म होगी? लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारा मसला का हल होगा, आप अपनी सियासत करें, अपनी अपनी पार्टी में करें, अपने अपने इलाके में करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करें, दैट इज़ फाइन। हमारे प्रॉब्लम वहीं के वहीं स्टैंड करते हैं। आप बड़ी सेन वॉइस हैं पीपल्स पार्टी की, तैमूर तालपुर साहब, हमें कोई ऐसा सोल्यूशन तो बताएं और हमें वो रीज़निंग तो दें जिसकी वजह से इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर सके आप लोग। मतलब 2-2, 3-3 टर्म्स आपकी पार्टीज़ ने दी और अब ये कहते हैं जी हमें तो 2-3 साल भी पूरे नहीं हुए और हमसे सवाल किए जा रहे हैं पूरे इन टेन्योर्स के। वेयर डू वी स्टैंड एंड वेयर डू दे स्टैंड? अगर आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं तो ब्लेम को छोड़ते हुए ये वाहिद हुकूमत है जिसने अपने पावर में आते ही 2 साल के अंदर जो तनख्वाहें थी सरकारी मुलाजमी की उनको 100% से बढ़ाया, जो पेंशन थी ऑफिसर्स की उसको 150% से बढ़ाया। हमने डॉलर को कहाँ पहुँचाया, पाउंड को कहाँ पहुँचाया। तो आप ब्लेम गेम की बात अलग करें। आप जब तक दोहरा मयार रखेंगे पाकिस्तान में कि पंजाब KPK और बलूचिस्तान में एक कानून होगा और सिंध क्योंकि वोट नहीं करता PTI को उसमें अलग कानून होगा, तो तब तक गेमें चलती ही रहेंगी और बजट भी ज़्यादा होगा। जो बातें खान साहब ने की थी, जो वादे खान साहब ने किए थे, उनको पूरे करने पड़ेंगे या फिर उन्हें आवाम से आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि मैंने गलत बयानी की, मैंने जो भी बातें की वो झूठी थी, मैंने आवाम का कौम का बेवकूफ़ बनाया। यहाँ पर हमारा इशू नहीं है कि आप ग्रोथ रेट क्या करें, हमारा इशू नहीं है कि आप कौन सी इंडस्ट्रीज़ को कितना बूस्ट दे रहे हैं। बात यह है कि आपका जो वोटर है, पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है, जो मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? आपने मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास के लिए क्या किया, इसका जवाब लेते हैं। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। साहब ये सवाल वही है कि जो मैंने आपसे पहला सवाल किया था कि सारी चीज़ें सर एक तरफ, सियासत एक तरफ कर देते हैं, सारे मामला एक तरफ कर देते हैं, सिर्फ महंगाई द ओनली थिंग। लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ना आसानी आ जाए। जैसे मैंने अर्ज़ किया, बाजार जाएँ और जो चीज़ 100 रुपये की थी वो उनको किसी तरह 70 रुपये 60 रुपये की मिल जाए, जो फोर प्राइसेस हैं ये नीचे आए। आंसर दीजिएगा सर, आप लोग अपना बताइए, अपना हिसाब दीजिए। मैं पहले मुर्तज़ा एक थोड़ी वजाहत कर दूं कि अभी हमारे तालपुर साहब भाई ने एक बात की है कि जी इन्होंने कर्जे इतने ज़्यादा ले लिए कि जी हमसे, लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए कि मुशर्रफ के बाद इनको विरसे में कितने 2008 की असेंबली में जब इनकी गवर्नमेंट आई थी तो कितने उस वक्त कितने हजार अरब कर्जे थे, और फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितने हजार कर्ज छोड़ के गई, और इनके कर्ज चुकाने के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो कर्ज लेना पड़ा है। उन्होंने इसके लिए नहीं किया, बड़ी बड़ी जो अपनी ज़ाती कारोबार के लिए नहीं, बल्कि इनके कर्ज चुकाने के लिए भी वो कर्ज लिया गया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है कि आज आपके अखराजात कम हैं, आमदन आपकी ज़्यादा, यानी कि आप बैलेंस में आ चुके हैं। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है। लेकिन आपको गले में चीज़ आपकी कौन सी फंसी है, यही आपका डेट फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आपको अपनी मेजर आमदनी के 4000 अरब अगर आपके पास आते हैं तो उससे आपका जो मेजर चंक है यानी कि 2600 के करीब जो है आपको कर्ज वापस करना पड़ता है। तो सबसे आपकी गले की हड्डी जो क्या है वो आप महंगाई की वजह क्या बनता है, जो आपके ये कर्जे हैं। तो सर कर्ज तो आपने लिया ना, पहले उन्होंने तो लिया था, लेकिन आप लोगों ने आपने कहा था हम नहीं लेंगे, आपने भी लिया। हमें कहाँ से फिर देखो गवर्नमेंट कैसे चलती, क्योंकि कर्ज इन्होंने जो लिए जिस रेट पे लिए वो गवर्नमेंट ने कौन से प्रोजेक्ट ऐसे लगाए जिनकी तारीख याद रखेगी कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स इन्होंने लगाए कि यार 20 नस्लें जो है यहाँ पे इन्होंने कई सालों तक जो है यहाँ पे बेहतरी होगी। हमें बताएं ना, लोग जानना चाह रहे हैं। ये भी आप खुद चेक कर लो कि इनके लिए हुए कर्जों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना बूस्ट अप दिया था, ये भी एक तो सवाल है ना। या इन्होंने वो कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट लगाए थे जिससे पाकिस्तानियों की हालत बदल गई? क्या इन्होंने वो पैसा हेल्थ में लगाया था? अभी भी जब कोरोना आया तो आपके पास तो ये फिगर भी नहीं थे कि आपको वो आपके पूरे बेड्स नहीं थे, आपको ऑक्सीजन वाले इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं थे, आपके पास तो पूरा सिस्टम ही मौजूद नहीं था। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी। अच्छा सर, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, मैं चाहता हूँ हम जरा थोड़ा रैप अप करें मामलात को और लोगों को कोई सोल्यूशन कंक्लूजन दें, वो किसी नुक्ते तक पहुँच सकें कि जी कौन क्या कर रहा है। एहतसाब का नारा
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया और खुल के लगाया, आप जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आपको इल्म है कि कितना आपने नारा लगाया। अब मैं सिर्फ एक चीज़ का आपसे जिक्र करता हूँ और वो है रिंग रोड का जो रिसेंट मसला बना पड़ा है, जिसके ऊपर सारी की सारी मशीनरी आगे पीछे हो चुकी है और सियासी हलकों के अंदर भी मसले हैं, हुकूमती हलकों के अंदर भी मसले हैं और बहुत सारे हलकों के अंदर मसले हैं। आप सबसे पहले सर ये बताएं, मैंने इसकी तफसील में जाना चाहता है कि जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, दूसरे साहब ने इसको डिनाई कर दिया और कहा कि जी मैं लिटिगेशन के अंदर जाऊँगा। मेरा सवाल ये है कि खान साहब वो शख्स हैं जो कहते थे कि मैं एहतसाब का आवाज़ बुलंद करूँगा, मैं इनका मुहासबा करूँगा, मैं इनका मुहासरा करूँगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। भाई आपकी अपनी पार्टी के अंदर से आपके वज़रा के ऊपर एलिगेशंस लग गए हैं, पहले तो इस चीज़ का जवाब दें कि उनके ऊपर एलिगेशन कहाँ से लग गए हैं, उनके रिज़ाइंस और उनके डिनाइल तो दूसरी बातें हैं। मुर्तज़ा, पहली बात तो यह है कि किसी को ग्रीन चिट गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है तो जवाब आता है नहीं, न दी जाएगी। सर तरीन साहब वाले मामले में फिर अब डिस्कशन हम शुरू करेंगे तो कहीं और चली जाएगी। कोई तरीन साहब कह रहे हैं कि जी आप जो रिपोर्ट जो एक वकील साहब हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उनके ज़िम्मे लगाई गई है, मेरी बात सुने, वो कहते हैं जिसको पब्लिक करें। कोई खान साहब ने बड़ा वाजे मौक़िफ़ है और आपको याद होगा कि वो खुद एक ज़माने में छोटी सी बात हुई तो भी वो पेशावर जो है वो नैब के अंदर उन्होंने अपने आप को वहाँ पे पेश किया था। तो इससे बड़ी मिसाल क्या है कि हमारा लीडर ये समझता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का ये बेसिक मौक़िफ़ है कि जिसके हमारा खाली नारा नहीं है बल्कि हमारी जितनी भी पॉलिटिक्स की जो बेस है वो एक ही बात पे है कि एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए और किसी भी सतह पे किसी भी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ शख्स अगर किसी करप्शन में इन्वॉल्व होता है तो वो काबिल माफ़ी नहीं है, ना होगा। इसके लिए चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़ी हम देंगे, लेकिन अपने बुनियादी मैनिफेस्टो से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसी में पाकिस्तान। सर कुर्बानियां बताएं भी ना जो आपने दी हैं, हम जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या हम अपने जो इस मौक़िफ़ से पीछे हटे, मुझे ये बता मौक़िफ़ पे तो आप कायम हैं, हम मान गए बात, लेकिन अब सोल्यूशन पे बढ़े ना। मौक़िफ़ आपका है कि हम नहीं छोड़ेंगे किसी को, हमारी पार्टी का क्यों ना हो। तो आपकी पार्टी का कौन सा शख्स है जिसका आपने मुहासबा किया और सजा दिया आपने? मेरी बात सुने, ये जितने भी आपने गवाए हैं तो क्या ये गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएटिव नहीं लिए इनके खिलाफ तहकीकात की? और दूसरा मतलब चूंकि अभी बहुत सारे चूंकि इन्वेस्टिगेशन मजीद फोरेंसिक उसमें आए हुए, ऑडिट में भी आए हैं सारे, तो क्या मुझे बताएं कि ये जितने अगर कोई किसी शख्स का या किसी ओहदे पे बैठे हुए शख्स का नाम आया है, मुझे बता दें, एक शख्स का नाम बता दें जिसको ग्रीन चिट मिल गई हो। मुझे एक नाम बता। अच्छा चले मैं आगे चलता हूँ। तैमूर तालपुर साहब की जानिब से ग्रीन चिट, वाइट चिट, क्लीन चिट किसको मिली है तैमूर साहब? आप लोग या आपका जितना भी अपोजिशन का कबीला है वो बरसरे पेकार है कि हुकूमत के अपने अंदर करप्शन है, ये करप्शन से बनी हुकूमत है, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और बाशगाफ नारे बुलंद किए जाते हैं। आपने सुन लिया कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, एहतसाब है, एक तरफ़ा बिल्कुल नहीं है, सबके साथ इक्वल है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? मैं बिल्कुल, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की। ग्रीन चिट यानी कि एनआरओ। तो मैं आपको बताता हूँ एनआरओ किसको मिला। एनआरओ उन एमएनएस को मिला जिन पर इल्ज़ाम था कि आपने पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब को वोट करके जिताया है, आपको हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद उनके ग्रीन चिट के बाद इमरान खान खुद ने ग्रीन चिट लिया जब उन्होंने उन्हीं लोगों को बुला के और उनसे खुद वोट लिया, यानी कि खुद एनआरओ लिया। तो वहाँ से शुरू हुआ। बाकी आप बात करते हैं किसको छोड़ा किसको पकड़ा, तो इस बहस पे पढ़ूंगा तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जो कि खान साहब का ज़बानी था कि फिरदौस आशिक अवान साहबा को मैं हटा रहा हूँ, इसी तरह क्योंकि करप्ट है और वो पैसे लेती है। और जब उसको हटाया गया तो उसके रिस्पॉन्स में बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि पैसे लेने की बात नहीं है, मैं ऊपर पैसे नहीं देती इसलिए मुझे हटाया गया। तो अब जब उसको वापस आप पंजाब में ले आए हैं तो क्या अब उसने ऊपर पैसे देना शुरू कर दिए हैं जो कि उनके ऊपर शिकायत थी? तो हम ये नहीं कहते कि पिछला गलत था आज सही है, हम ये कहते हैं कि आपने जो वादा किया था करप्शन खत्म करने का, तो आप तो उसको 117वें नंबर से 124वें नंबर पे ले हैं। तो क्या आप करप्शन खत्म कर रहे हैं या आप नवाज शरीफ के टाइम से बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ा के बैठे हुए हैं? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तालपुर साहब ने जो कहा है। बिल्कुल। और उसके अलावा हमने थोड़ी कहा था कि आप, लेकिन मुर्तजा वो फिगर देख लो, वो फिगर पुराने हैं, वो 2018 से पुराने फिगर। जी एक मिनट में तालपुर साहब को जरा कंटिन्यू करने दीजिएगा। जी तालपुर साहब जी तो ये हमने तो नहीं कहा ना कि आपने 3 साल में क्यों कुछ नहीं किया। हम तो कहते हैं 5 साल में आप बेहतरी ले आते।
ये तो आपने अवाम का बेवकूफ़ बनाया, झांसा दिया, लोगों को कहा कि 100 दिन के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रेट, करप्शन खत्म, हर चीज़ A1 हो जाएगी, पेरिस बना देंगे पूरे पाकिस्तान को। तो ये बातें, ये बयानिया हमारा नहीं था, ये बयानिया उनका था। हम उनके बयानी पे आवाम खड़ी हुई थी, जिसका आपने रिजल्ट आज देख लिया कि 13 बाई इलेक्शन हुई हैं और 13 में से 12 इलेक्शन उस जमात ने हारी है जो थे आज वफाकी हुकूमत के अंदर बैठी हुई है, 3 सूबों में रूल कर रही है और हर सूबे में इलेक्शन हारती जा रही है। ये सारी चीज़ें हैं ना जो बिल्कुल ठीक है। बाई इलेक्शन के बारे में एक ख्याल ये किया जाता है अमजद साहब के जो करंट गवर्नमेंट होती है, जिसकी हुकूमत होती है, जो वफाक में बैठी होती है, 80-90% वही जीतती है, लेकिन यहाँ पे मामला उलट हो रहा है। ये भी एक बड़ा नोटेबल फैक्ट है। खैर, मैं इस पॉइंट को छोड़ के अगले पॉइंट पर बढ़ना चाहता हूँ। एक हादसा हुआ, एक सानिया हुआ, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, हमने देखा और हर शख्स ने जो है वो ज़ाहिर इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया और कहा कि ये यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक सारा रिएक्शन है जो हम लोगों ने इसके ऊपर दिया। आपके मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर रेलवेज़ के ये कहते हैं कि अगर मेरे इस्तीफ़े देने से किसी का कोई प्यारा वापस आ जाता है तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। पहले तो सर ये बताएं, ये क्या, ये किस किस्म का बयान आप दे रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये कि आप ही के प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं मुतअद्दिद दफ़ा रेल एक्सीडेंट्स पे कि जी वज़ीर को घर चले जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है सर? लोगों की जानें गई हैं, लोग मर गए हैं। आज भी एक ट्रेन हादसा बचा है बड़ा, तमाम चैनल्स की हेडलाइन है, पेशावर से कराची जा रही थी ट्रेन। What is going on, sir? मुर्तज़ा, कोई भी हादसा हो दुख ही छोड़ के जाता है, कुछ सुख तो छोड़ के जाता नहीं है। जिस तरह आपने अफसोस किया, हमने भी अफसोस किया, क्योंकि जिसके प्यारे चले गए उसका सारा खानदान रुट गया। अभी आपने एक स्टेटमेंट की बात है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, मैं उसके ऊपर अभी कमेंट नहीं कर सकता। सर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, आज अखबारों में छपी है, कल रात उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा देने से अगर किसी का प्यार आता है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। मेरे इल्म नहीं है, लेकिन सवाती साहब जो है जी शऊर पे आदमी है, दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं। मेरे ख्याल में किसी ने उनकी स्टेटमेंट मिस कोट की है। वैसे ऐसी स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आपके इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो है रेलवे के जो भी मतलब ये हादसा हुआ है उसका तयन होना चाहिए कि जो जिम्मेदार हैं और किस वजूहात से ये हादसे हुए हैं। ये भी आपको सोचना चाहिए कि रेलवे की ज़बू हाली को एक दिन में नहीं है, ज़बू हाली फिर वही बात आ जाती है कि ये आपका निज़ाम ही आपको, इसीलिए तो गवर्नमेंट ML1 के मंसूबे के लिए दिन रात कोशिश है कि किसी तरीके के साथ वो अप्रूव्ड हो जाए चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, कि ये जो आपका सिस्टम बैठ गया किसी तरह से ऊपर उठ सके। क्योंकि इसमें कोई 1 अरब 2 अरब रुपए की गेम नहीं है, बल्कि इसमें आपकी खरबों रुपए की जरूरत है जो रेलवे को उठा सके। क्योंकि रेलवे बेसिकली इस वक्त जो है वो बैठ चुका है, चाहे उसकी लाइनें हो, चाहे उसका सिस्टम हो। मैं खुद रेलवे कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे पता है, मेरे सामने चीजें आती रहती हैं, बड़े तल्ख हकायक भी हैं जिसके ऊपर मैं जिक्र करूंगा तो फिर कहेंगे जी प्रीवियस गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाते हैं, उसकी तरफ मैं इसलिए मैं भी नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात आप समझनी है कि किसी चीज को एक दिन में नहीं दबाया जा सकता, इस दबाने के लिए आपको सालों चाहिए होते हैं। और जो कुछ आपको भी याद होगा, आपकी उम्र से, मेरी उम्र से पहले भी आप रेलवे की क्या पोजीशन है, जब आप सर आपकी उम्र तो मेरी उम्र बड़ा फर्क है, आपने साथ ही मुझे अपनी उम्र का कर दिया। आप मेरे साथ लाइन पे रहें, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आजम नज़ीर तारड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ताल्लुक है, वेलकम टू द शो तारड़ साहब। बात हम कर रहे हैं मौजूदा जो मामला चल रहे हैं उस हवाले से, और कुछ माजी को भी कुरेद रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर तालपुर साहब और अमजद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनका कहना ही है, गवर्नमेंट का कहना ही है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी गवर्नमेंट के क्रिएट किए हुए हैं। वो कोई भी शुबा उठा लें, इकॉनमी उठा लें, आप एजुकेशन उठा लें, आप रेलवेज़ उठा लें, जो भी इतना बड़ा सान्या हुआ है, कोई सेक्टर उठाते हैं। आप लोग 2-2 दफ़ा हुकूमत पर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 3-3 दफ़ा रह चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ क्यों नहीं आया गया? ये क्यों नुक्ता उठाने भी दिया गया? मेरी तो समझ से बाहर है ये आर्गुमेंट, और ये इस तरह से डेवलप किया गया है। पहली बात तो ये है कि ये तो 90 दिन में और 1 महीने में और 6 महीने में मुल्क को संवारने के लिए आए थे, और आज 1000 दिन हो गए हैं। सूरत हाल यूं की तूं है, और जो चीज हो उसे डाल दे पिछली हुकूमतों पे। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल हुकूमत जरूर की है, लेकिन आप इकोनॉमिक इंडिकेटर देख लें, आप ग्रोथ रेट देख लें, आप वो देख लें, और जो एक सूरत हाल थी लोड शेडिंग की, उसकी मैनेजमेंट देख।
और जो हुजूम था आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट के साथ साथ वो सुकड़ गया इनके दौर में। तो ये कैसी बातें हैं कि क्या ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे नहीं है? और हर चीज का ये सिर्फ एक बोल्ड एलिगेशन लगा के कह देना कि जी ये सारे इनके किए हुए हैं, इनके पास ये तो 6-6 महीने में कहते थे हम उल्टा के रखते हैं कि हर चीज। सर चलिए वो तो कहते थे ना, उन्होंने नारे लगाए, उनकी कैलकुलेशन। सर सुने मेरी अर्ज तो सुने ना सर मेरी अर्ज तो सुने। उन्होंने कहे उनसे गलती हो गई, उन्होंने नारे लगाए, उनसे गलती हो गई। जब आए उन्हें पता लगा वो ये तो काए पलट के मामला कुछ और हैं। वो कहते ये हैं कि आप लोग इतना साल रहे, आप लोग रूट्स आपके यहाँ पर हैं, आप लोगों के पीएन से लेके जो है वो टॉप नॉच तक ताल्लुकात भी हैं, सब आपके लगाए बंदे हैं। आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं मुल्क के लिए, वो किया जिसका खुमियाजा ये लोग आके बेचारे भुगत रहे। पहले तो जाके पूछे ना परवेज मुशर्रफ साहब से, और उनके जो मेहरबान है कि वो 10 साल रहे हैं, उन्होंने कौन से इस मुल्क में चश्मे बहा दिए और कौन सी उन्होंने बहारें लगा दी। मुस्लिम लीग नून को तो अभी अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, पिछले 25 साल में से या 22 साल में से 5 साल की हुक्मरानी मिली, वो भी जो आखिरी साल पूरा इस मुल्क के जो असल ताकतवर कुव्वतें हैं उन्होंने जो आखिरी 1 साल वो सबके सामने है। तो हकायक को सामने रख के बात करें ना। 10 साल तो कर दी तकरीबन 99 से लेके 2008 तक तो की हुकूमत परवेज मुशर्रफ साहब ने। उसके बाद हुकूमत मिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई। तो ये बात हकायक के फर्क है। और मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह वेंटिलेटर पे पड़ी हुई इकोनॉमी के साथ हुकूमत हासिल की थी, उसको जब छोड़ के गई है मुस्लिम लीग नून, तो आप अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे मैंने पहले अर्ज किया वो देखें तो वो सारा कुछ आश्कार हो जाता है कि मुस्लिम लीग नून ने क्या क्या इम्प्रूव किया है। अब कह देने से तो कुछ नहीं होता, कहने पे तो बहुत सारी बात। अच्छा चलिए सर, मेरे से लाइन पे रहे, मैं चाहता हूँ तैमूर तालपुर साहब से भी क्वेश्चन लेने और फिर एक असल में हजूर मुझे सरप्राइज लिया कि चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपकी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। तैमूर तालपुर साहब बैक टू यू सर। सिंध की जानिब से एक मुतालबा आया है, सीएम सिंध ने मुतालबा किया और उन्होंने कहा है कि वफाक हमारे बजट के अंदर इजाफा करे, उसी तरह पंजाब और KPK के बजट के अंदर इजाफा वो करता है, इस बाइस्ट को ख़त्म किया जाए। अब इसके रिस्पांस में वफाक ये कहता है कि भाई आप लोगों को हम पैसे देते हैं और आप लोग डेवलपमेंट के अवाम के कामों पे, फलाही कामों पे और इन चीज़ों पे लगाने के नाम पे पैसे कर जाते हैं हड़प। तो पहले अपने लोगों की हालत ज़ार इम्प्रूव करें, हम उनसे जाते हैं, पूछते हैं, देखते हैं, तो हमें उसका कोई खातिर खा रिज़ल्ट नज़र नहीं आता। हम आपको क्यों पैसे ज़्यादा दें, और आप पहले जो दिए गए पैसे हैं उन पे कौन से आपने इनिशिएटिव्स ऐसे लिए हैं जिसके ऊपर वफाक कायल हो जाए कि आपको पैसे ज़्यादा देने चाहिए? कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस वफाक के एलिगेशन को? सबसे पहले तो ज़रा आपने जो बात की थी उसका मैं ज़रा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो आप कह रहे थे हमारे रेलवे सेक्टर की बात कर रहे थे, जी जी, क्योंकि तो हमने कहा था कि हम अपना चपरासी भी नहीं लगाएंगे, उसको हमने लगा दिया रेलवे वजीर। और उस रेलवे वजीर ने जब 1 दर्जन एक्सीडेंट्स करवा लिए तो उसको तरक्की दे के हम इंटीरियर मिनिस्टर बना के बैठे हुए हैं। तो ये है बयानिया हमारे PTI का। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, सिंध बहुत परेशान है और एक बहुत ही गलत इंप्रेशन, एक बड़ा ही गलत जो है सिंधी लोगों के दिल में एक चीज़ आ रही है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है। इमरान खान साहब ही जो कहते थे कि मैं एक ही आंख से सारे पाकिस्तान को देखूंगा, और आज उन्होंने अपनी आंखों के नज़रिए को चेंज कर दिया है। आज एक नहीं, आज 2 पाकिस्तान उनको नज़र आ रहे हैं। आपने अगर किसी भी सेक्टर की आप बात करना, NHA की बात कर लेते हैं तो NHA ने पंजाब के लिए 32 अरब रखे हुए हैं, पंजाब KPK के लिए 42 अरब रखे। फिर आप सिंध पे आते हैं तो सिंध के लिए आपने जो है सो 7 अरब रखे हुए हैं। मतलब कोई बैलेंस होता है। हम KPK का आधे में भी खुश है भाई, पर इतना तो कह रहा हूँ कि हम चल ना सकें। सर हो सकता है NHA के पास रीज़न हो कि जी यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी सिस्टम बेहतर है, चल रहा है, तो इतने से ही काम चल जाएगा इनका। मुमकिन है कि ऐसी कोई रीज़न हो। अब आप कंपेयर करें ज़रा पंजाब के रोड और रस्तों को, सिंध के रोड और रस्तों को, तो आपको चल जाएगा किसमें कितनी ज़रूरत है। इस हिसाब से तो मेरे ख्याल से पंजाब से डबल बजट रखना चाहिए था हमारे NHA में। देखिए हर फाइनेंशियल ईयर में आपसे स्कीम्स मांगता है, सिंध ने भी स्कीम्स दी आपको। हमने 17 स्कीम्स की, नई स्कीम्स की डिमांड की, उन 17 से हमें एक भी स्कीम नहीं मिली है। सिर्फ एक 5 साल पुराना रास्ता था, उस पर 1.5 अरब रुपये रख लिया आपने। हालांकि पंजाब ने आपसे
15 स्कीमें मांगी, आपने उनको 17 स्कीमें दे दी, प्लस जो बजट था उससे 2 अरब बढ़ा के दे दिए, जो उन्हें मांगा नहीं आप उनको दे रहे। तो आप इस तरह से किस्सा काम नहीं चला सकते। सर ये कहते हैं, मेरी बात सुने, ये कहते हैं, इसको रिस्पॉन्ड करें ना ज़रा, ये कहते हैं कि हम आपको पैसे देते हैं, वो पैसे आप मतलब 10 रुपये दिए, आपने 5 रुपये या 3 रुपये लगा दिए और बाकी पैसे आप लोग हड़प कर गए, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती और इसी वजह से हम इनको ज़्यादा पैसे भी नहीं देते कि ये लोग हैं ही करप्ट। दूसरे लफ्ज़ों में कैसे इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करें? पहली चीज़ तो सबके सामने आ गया है कि आज तक जितने भी दौर आए हैं, जितने भी हुकूमतें आई हैं, इनसे ना ही कोई ज़्यादा करप्ट आज तक आया है और ना ही इनसे ज़्यादा नाअहल आया है। अगर आज गवर्नेंस आप सिंध की कंपेयर करते हैं पंजाब से, तो हमारी गवर्नेंस भी बहुत बेहतर है और ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक आपकी पंजाब में आज सिंध से बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो फिर ठीक है, आप सारी ठीक है, आंसर ले लेते सर, टाइम की थोड़ी सी कमी का सामना है। ना इनसे ज़्यादा करप्ट आया कोई और ना इनसे ज़्यादा ना अहल आया। तैमूर तालपुर साहब का कहना है इस हुकूमत के बारे में, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अपनी इस हुकूमत पे लगाए गए इल्ज़ाम को सर, या ये हकीकत है? इनके इल्ज़ामात जो है वो सिर्फ इल्ज़ाम ही है। अगर आप NHA की इन्होंने बात की, इनको ये सक्खर कराची मोटरवे जो बना है इस पे ऊपर वफाक ने कितने पैसे लगाए और मेरे इल्म के मुताबिक बेपनाह अखराजात हुए। मैं फिगर एग्जैक्ट फिगर भी आपको दे दूंगा। सिर्फ आपने सिर्फ एक सेक्टर का इज़हार किया। आप कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के आप फिगर उठा के देख लें कि सिंध में पिछले 3 साल में वफाक ने किस हद तक पैसे देते हैं। ये कहते हैं कि हमारे अकाउंट्स में पैसे डाले जाएं, वफाक कहता है आपके अकाउंट्स में पैसे अब नहीं दिए जाएंगे जब तक आप उसका प्रॉपर जवाब नहीं देंगे। आप हेल्थ सिस्टम इनका दिखा दें। लाड़काना की हॉस्पिटल में तो कुत्ते बेडों पे सो रहे थे। इवन दादू का मैं रात को एक वीडियो दे रहा था कि दादू जो मुराद हम इनके जो गुड गवर्नेंस है अपना मुराद शाह साहब है, उनके हलके में स्कूल के अंदर भैंसें बंधी हुई हैं। तो ये तो इनकी गुड गवर्नेंस है। तो अगर इस पे ये फख्र करते हैं तो ये फख्र इनको मुबारक हो। अगर वाकईतन आप सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, मेरे भी दोस्त हैं, भाई हैं, तालपुर साहब मेरे मतलब भाइयों जैसे हैं। आप, मैं भी चलता हूँ इनके साथ, दादू से लेके पूरा शिकारपुर। अच्छा वैसे सर ये अमजद साहब का जो ये जो कंसर्न है ना सर, तालपुर साहब आप सबसे बेहतर जानते हैं, इनका ये कंसर्न दुरुस्त है। ऐसी बहुत सारी फुटेजेस हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी खबरें हैं जिसमें ये अबतर हालत है ना सिंध की और खुसूसन इंटीरियर सिंध की, वो आज तक बदली नहीं है सर। आप सिंध पे बैठे हैं और कई दहाइयों से बैठे हैं, ये क्यों नहीं बदली आज तक? चलिए ये बताएं, ये तो बुरे हैं, इससे पहले क्या था? अगर ये हालात होते जो कि आप बयान कर रहे हैं, मेरे भाई जो बड़े बयान कर रहे हैं, तो हम इतनी बड़ी बड़ी लीडों से ना जीतते और यहाँ पे कराची के इलेक्शन पे PTI 6वें नंबर पे और पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे ना आती। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आएँ, अपना कैमरामैन अपनी टीम लेके आएँ, मैं आपको कराची के अस्पताल दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा, आपको थर के अस्पताल दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको थर कोल का विजिट कराऊंगा जो नेशनल ग्रिड को थर कोल से बिजली बना के हम दे रहे हैं। मैं आपको उन सब अस्पतालों की सैर कराऊंगा जिन पे काफ़ी इल्ज़ाम लगते रहते हैं। हो सकता है कहीं एक जगह पर गलती हो जाए, पर आज ये एक फैक्ट है जो हर कोई मानता है, जो PTI की लीडरशिप भी मानती है कि जो हेल्थ सेक्टर में काम हुआ है सिंध में वो और कहीं नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज NICVD की आप बिल निकाल के देखें तो यहाँ पर हर किसी का मुफ्त इलाज होता है और मजबूरन बॉर्डर एरियाज के पंजाब से लोग आके सिंध में इलाज करा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो सर हेल्थ कार्ड तो गवर्नमेंट ने भी दिए ना, उन्होंने ऐसे हेल्थ सिस्टम उन्होंने मुतारिफ कराया, वो कहते हैं आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ ही नहीं सिस्टम। हेल्थ कार्ड मेरे ख्याल से एक गिमिक है जिसमें आपने एक सर्टेन अमाउंट रख दिया है कि इतने पैसे का इलाज हो सकता है। उसमें बहुत से फ्रॉजेस और करप्शन की बातें भी निकली हैं, पर सिंध में कोई हेल्थ कार्ड की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जब किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आपका पूरा इलाज कवर्ड है। चाहे आपका बाईपास करवाना हो, चाहे आपका कोई भी इशू हो, हमने कोई सेट प्रिंसिपल रखा ही नहीं है कि 2 लाख या 1 लाख या 5 लाख। यहाँ पर इलाज होता है, मुफ्त इलाज होता है और यही इन लोगों की दुआएं हैं जिनकी वजह से हम हर एक दिन तरक्की कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है सर, मेरे पास टाइम की कुछ कमी का सामने माजरत चाहूँगा। मैं सिर्फ एक लाइन में आंसर लेना चाहता हूँ अमजद साहब से सारी चीज़ का जो ये कह रहे हैं इस वक्त तालपुर से, सिर्फ 1 लाइन, टाइम नहीं है सर। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आपके साथ मिलके विजिट करूं, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बड़ी बात कहने लगा हूं कि आए नेशनल असेंबली में, ये भी अपने फिगर्स के साथ आए, हम भी अपने फिगर्स के साथ आते हैं और कानून भी आ जाए, तमाम पार्टीज आ जाएं कि इस पाकिस्तान की आवाम के साथ किसने क्या किया।
डिबेट कर लेते। बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए जी, नेशनल असेंबली के अंदर भी होनी चाहिए और एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी में जितने कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनको बैठ के टेबल पर मसले की हल की जाने आना चाहिए, ना कि सिर्फ एक दूसरे के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाई जाएँ परफॉर्मेंसेस के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। अमजद अली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से में ज्वाइन कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।